जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। मैं राज सर आप सभी लोगों का इस राज हिंद एजुकेशन परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जो इसके पहले वाले जो टॉपिक पढ़ी थी जो है वो वर्णमाला से, और वर्णमाला में हम लोगों ने ये देखा था कि स्वर और व्यंजन को किस तरह से पढ़ना है। अलग अलग ढंग से हम लोगों ने उसको बहुत बेहतरीन ढंग से जो है उसको जाना। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वो दोनों चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। और अब हम लोग जो है आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इन्हीं वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिनका उचित उच्चारण स्थान होता होगा कि कौन सा वर्ड कहाँ से बोला जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है कि कुछ ऐसे वर्णमाला में वर्ड होंगे जिनको अल्पप्राण महाप्राण कहा जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे आगे ऐसे कितने वर्ड होते हैं जिन्हें हम सघोष की श्रेणी में रखते हैं और जिन्हें हम अघोष की श्रेणी में रखते हैं। फिर इसके बाद इसी सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से स्वर वर्ड होते हैं जिनको हम अग्र स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। और फिर अभी आपका वर्णमाला का टॉपिक यही समाप्त नहीं होता है। फिर आगे हम देखेंगे इसी में जो है ऐसे कितने स्वर होते हैं जिनको हम विवृत्त कहते हैं, जिनको हम अर्धविवृत्त कहते हैं, जिन्हें हम समवृत्त कहते हैं, जिन्हें हम अर्ध समवृत्त कहते हैं। फिर ऐसे कितने वर्ण होते हैं जिनको हम लोग जो है वर्तस्य वर्ण कहते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें जो अभी हमारे वर्णमाला में छुटी हुई हैं, हम इस तीसरे सेशन में यानी वर्णमाला की जो तीसरी टॉपिक जो तीसरा भाग है, आज हम लोग जो है इसी तीसरे भाग में जो है हम वर्णमाला की जो भी चीज़ें बची हुई हैं उसको हम आज पढ़ेंगे। तो जो लोग जो है इस चैनल पर नए होंगे उनसे मेरी बस इतनी दरख्वास्त है कि वो लोग जो है इस चैनल पर अगर जुड़ रहे हैं जो है तो चैनल को पहले वो सब्सक्राइब करेंगे। और इसके बाद जो भी वीडियो उनके सामने होगा जो है जिस वीडियो से वो रूबरू होंगे उस वीडियो को बिना स्किप किए हुए उसको पूरा देखेंगे। क्योंकि देखो जब तक कोई चीज़ आप पूरी नहीं देखोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे जो है कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या आपको पूरा मिला कि नहीं मिला। अगर आप स्किप करके देखेंगे जो है तो आप बीच की ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको अच्छी लगेंगी, जो इंपॉर्टेंट्स होंगी आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग होंगे, आप उसे छोड़ देंगे जो है। तो मेरी बस इतने दरख्वास्त आपसे है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो जो है, तो आपका आपका ये कर्तव्य होता है कि आप उसको लाइक करेंगे। अगर आपको पसंद आ गई कोई चीज़ जो है तो आपका ये धर्म होता है कि आप उसे सिर्फ अपने तक ही नहीं सीमित रखें, उसको अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, उन लोगों तक इसको जो है प्रोवाइड करेंगे। वो उसका माध्यम क्या होगा, उसको आपको शेयर करना पड़ेगा। उसमें जो है राइट साइड में जो है देखो शेयर की एक की होगी जो है, तो आप उसको जो है शेयर करेंगे तो दूसरे यहाँ तक पहुँच जाएगा जो है, और आपका मित्र जो है उस चीज़ को देख लेगा, वो भी जो है उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो बस सिर्फ आपको इतना ही करना है कि चैनल पर अगर आप नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद जो है वीडियो को देखेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, और अच्छा लग गया जो है तो आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, एक दूसरे तक उसको पहुँचाएंगे जो है। और फिर जो है राइट साइड में जो है बेल आइकन होगी, एक घंटी की बटन होगी जो है, उस पर आप क्लिक करेंगे, और फिर ऊपर ऑल की बटन होगी जो आप उसको जो है करेंगे। और फिर क्या होगा जो उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जब ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा तुरंत आपके पास ये नोटिफिकेशन जाएगा, और तुरंत आप कहीं भी रहेंगे जो है, कहीं भी किसी दशा में अगर आप हैं, आप तुरंत उस वीडियो को जो है वहाँ से देख सकते हैं। आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि कौन सा वीडियो कब अपलोड हो रहा है। जैसे ही कोई वीडियो यहाँ से डाउनलोड किया जाएगा तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा और आप तुरंत वहीं से आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का नया सेशन। इस राज हिंद एजुकेशन परिवार यही आपका जो है चैनल है, इसी चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब करना है और इसी पर आपको सारी वीडियो मिलेंगी जो है। तो हम लोग कंटिन्यू जो है देखेंगे जो है। इसके पहले हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ा है, तो वर्णमाला हमने 2 सेशन कंप्लीट किए हैं। पहले भाग में हम लोगों ने स्वर पढ़ा है, दूसरे भाग में हम लोगों ने व्यंजन पढ़ा है, और आज देखेंगे उन्हीं स्वर और व्यंजनों का जो है उच्चारण स्थान। तो आज हम पढ़ेंगे इससे पहले जो है उच्चारण स्थान। क्या? उच्चारण स्थान। अब देखेंगे ऐसे कितने वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण जो है वो कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से होता है। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी कि ये कंठ से उच्चारण स्थान क्या होता है। देखिए वर्णमाला में जो हम लोग 52 वर्ण को हम लोगों ने पढ़ा है, तो सभी वर्ण जो है एक ही जगह से उच्चारित नहीं होते हैं। हम बोलते तो हैं मुख से, लेकिन मुंह में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ से हर एक अलग अलग वर्णों का निकलने का समय होता है। जैसे मान लीजिए अब कंठ से, कंठ देखो हमारा कहाँ होता है, यानी बिल्कुल जो है हम मुँह खोलेंगे जो है गले के पास यहाँ होता है, यानी यहाँ से जो आवाज़ें निकलेंगी यानी उनका जो स्थान होता है कि यहीं से वो लोग निकलते हैं, बाहर आते हैं। तो ऐसे कितने वर्ण हैं जिनका उच्चारण जो स्थान है वो बिल्कुल कंठ से होता है।
तो हम पढ़ेंगे इसमें जो है, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम, तो सबसे पहले हमारा होता है का वर्ग। क्या? का वर्ग। अब का वर्ग समझ में नहीं आओगा, ये का वर्ग क्या होता है। देखिए जब हमने वर्णमाला में पढ़ा था वहाँ हमने देखा था का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये जो हम लोग 25 वर्ण पढ़े थे जो है, जिसको हम लोग कहते थे स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में ये हमारे 25 वर्ण आए थे। इन 25 वर्ण में देखेंगे जो है, ये आपका हो गया पहला नंबर पे, ये आपका देखो दूसरे नंबर पर है, ये आपका तीसरे नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है, और ये आपका लास्ट में 5 नंबर पर है। तो यही देखिए, ये पहला वर्ग हो गया ना, ये आपका दूसरा वर्ग हो जाता है, ये आपका तीसरा वर्ग हो जाता है, ये आपका चौथा वर्ग होता है, लास्ट आपका क्या होता है, ये 5वां वर्ग होता है। तो इसको जो है वर्गों में जो है विभाजित किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो ये देखिए जो है, ये आपका का वर्ग मतलब देखो, ये पहले नंबर पर है, ये आपका दूसरे नंबर पर है, ये आपका तीसरे नंबर पर है, ये आपका चौथे पर है, फिर आपका ये वाला ये 5वें पर है। यानी देखेंगे ना, ये 5 वर्गों में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो पहले देखो का नंबर है ना, तो का जो है ये अब इसका ये परिवार है, का, खा, गा, घा, ङा। तो का अपना देखिए ये एक परिवार है। तो का इस परिवार का देखो अगुआ है, का इस परिवार का मालिक है, का इस परिवार का जो है मुखिया है। तो यही इसको, अगर इस वर्ग को हमको जानना होगा तो हमको सब नहीं पढ़ना होगा। अगर हमने कह दिया का वर्ग, इसका मतलब ही हो गया कि का के जितने भी लोग हैं सब इसमें आ जाएंगे। तो का भी आ गया, खा भी आ गया, गा भी आ गया, घा भी आ गया और ङा भी आ गया। जैसे ही का वर्ग कोई कहेगा, इसका मतलब ही हो जाएगा का के जितने भी परिवार के लोग हैं वो सब लोग इसमें आ गए। तो आप समझ गए होंगे कि का वर्ग में कौन कौन आते हैं, का, खा, गा, घा, ङा आते हैं। अब देखेंगे इसके बाद कौन कौन सा और वर्ड होता है जो कंठ से बोला जाता है। तो हम देखेंगे इसमें हम पाएंगे कि एक हमारा होता है हा, जो उस व्यंजन का लास्ट वाला वर्ड होता है वो क्या होता है, हा। ये भी बोला जाता है कहाँ से, कंठ से। फिर इसके बाद देखेंगे और कौन सा वर्ड होता है जो कंठ से बोला जाता है, और वो बोला जाता है आपका हरस आ, और क्या बोला जाता है, दीर्घ आ। ये जो दोनों स्वर हमारे होते हैं ना, पहले स्टार्टिंग के, छोटा आ बड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, यानी आ और दीर्घ आ है, ये दोनों वर्ड भी बोले जाते हैं कहाँ से, कंठ से। इसके बाद एक और वर्ड होता है जो कंठ से बोला जाता है, वो कौन होता है, वो हमारा होता है विसर्ग। कौन सा, विसर्ग, जिसको हम लोग कहते हैं आहा। ये आयोग वर्ण का जो है, ये लास्ट वाला जो होता है यानी विसर्ग। आयोग वर्ण में कितने होते हैं, 2 होते हैं, अंक और आहा, यानी इसको कहते हैं हम अनुस्वार, इसको कहते हैं हम लोग विसर्ग। तो इतने ही वर्ण होते हैं जो कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। आप चाहे तो बोल के देख लीजिए, का आवाज़ कहाँ से आई, कंठ से आई। यानी का वर्ग पूरा सब बोलेंगे तो कंठ से आएगी। हा बोली देखिए कहाँ से आवाज़ आ रही है, कंठ से आ रही है। आ बोलेंगे तब भी वहीं से आई है, और आ बोलेंगे तब भी वहीं से आई है, और आहा बोलते हैं तब भी आवाज़ वहीं से आती है। तो इतने ही वर्ण होते हैं जो बोले जाते हैं कहाँ से, कंठ से। अब देखेंगे हम दूसरा हमारा, इसके बाद जो दूसरा हमारा होगा वो हमारा होता है, वो होता है तालु से। कहाँ से, तालु से। अब देखेंगे तालु कहाँ होता है। अब देखेंगे जब भी हम मुंह खोलते हैं जो है, ताल बिल्कुल बीचों बीच होता है। ये देखिए स्टेप होता है ना ये मुख का, ये देखिए आपका जो है ये गला होता है, जो जीवा आपके यहाँ होती है, फिर देखिए ये हिस्सा आपका होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो बीच में हिस्सा होता है क्या होता है, ये तालु होता है। और यहाँ देखिए आपका दंत होता है, ये आपका देखिए मूर्धा होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे आवाज़ जो यहाँ से निकलेगी उसको कहेंगे हम कंठ से, जो आवाज़ यहाँ से निकलेगी उसको कहेंगे हम तालु से। ये हमारा हो गया क्या, तालु हो गया। ये हमारा क्या हो गया, दंत हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मूर्धा हो गया। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कंठ, ठीक। अब देखेंगे यहाँ आपका क्या दांत होता है, और दांत नीचे क्या होता है देखो हमारा, फिर इधर से भी ओष्ठ होता है। ये दांत जो ये हमारा क्या होता है, ओष्ठ होता है। ये चीज़ें देखेंगे, यानी बिल्कुल जो जब हम अपने मुंह को बंद करते हैं तो ये हमारे दोनों ओठ होते हैं, और जब खोलते हैं जो तो उसके अंदर क्या होता है, दांत होता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ दांत है, इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो हमारा तालु होता है, फिर इसके पीछे जाएंगे तो क्या होता है हमारा मूर्धा, और सबसे अंत में क्या होता है हमारा गला होता है, यानी कंठ होता है। तो ये अब देखेंगे कितने ऐसे वर्ड होते हैं जो बिल्कुल तालु से बोले जाते हैं। और तालु से बोलने का मतलब ये नहीं जो है कि आवाज़ तालु से निकलेगी, आवाज़ तो अंदर से ही आएगी, लेकिन जो हमारी जिह्वा होती है ना वो स्पर्श करती है कहाँ कहाँ, यानी वो जाकर के सबसे पहले क्या करेगी, वो बिल्कुल तालु में ऊपर जाकर रुक जाएगी।
तो हवा आएगी नहीं, बीच में जाकर ऐसे खड़ी हो जाएगी सपाट, तो हवा नहीं आएगी बाहर। तो हवा अंदर से जो है पीछे जो है जब धक्का देगी जीभ को, तो जीभ तालू से हट जाती है। जब तालू से हटेगी जो है तभी तो जगह मिलेगी जाने के लिए। तो यानी जब जीभ वहाँ से हटेगी नहीं तो आवाज़ निकलेगी नहीं। भाई हम कह रहे हैं बाहर से अगर हम बंद कर दें किसी चीज़ को और अंदर से आवाज़ आए, अगर वो निकलेगी नहीं जब तक हटेगी नहीं सामने वाला चीज़। तो जिह्वा जो है तालू से जब हटती है, वहाँ से जब प्रेशर आता है पीछे से जो है हवा, तब जो है जिह्वा वहाँ से हट जाती है और आवाज़ निकलती है। तो हम कहते हैं कि अगर तालू से जिह्वा हटी नहीं होती जो है आवाज़ निकलती नहीं, इसलिए क्या प्राथमिकता हो गई? तालू से। और फिर आगे जब हम पढ़ेंगे दंत से जो है, तो हमारी जिह्वा आकर के दांत पर रुक जाती है, और फिर जब दांत से जिह्वा निकलती है तब आवाज़ निकलती है। फिर आगे हम पढ़ेंगे जो है जिह्वा बिल्कुल कोई स्थान नहीं होता, हमारे दोनों होठ जो आगे होती हैं ये दोनों आपस में सटे होते हैं, जब ये खुलते हैं तब हवा बाहर आती है। तो ये सब एक विचरण होता है। मूर्धा पढ़ेंगे जो है, तो जो हमारे तालू से जो जिह्वा थी वो हमारी जिह्वा कहाँ जाएगी? पीछे ऐसे हट चली जाती है, यानी मूर्धा में जाकर सट जाती है, वहाँ से आवाज़ आती है। तो ये सब इसका जो है रूल्स होते हैं। अब देखेंगे हम जो है तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से होते हैं, तो इसको पढ़ेंगे हम चा वर्ग। कौन सा? अब चा वर्ग। अब चा वर्ग कहा जाएगा तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे। देखिए चा वर्ग में क्या क्या आएंगे? चा, छा, जा, झा और या, यानी ये 5 वर्ण आ गए आपके कहाँ, किसमें? ये आ गए आपके तालु वर्ग में। तो ये हो गया। अब इसके बाद भी कोई वर्ड होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। वो कौन से होते हैं? आपके होते हैं या, और क्या होते हैं? सा। और इसके बाद आपकी होती है ह्रस्व ई, और फिर आपकी होती है दीर्घ ई। ये देखिए या का भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। और सा जिसको हम लोग कहते हैं ना तालब सा, तालब सा इसको क्यों बोलते हैं? इसको लोग बड़ा सा भी कहते हैं। तो तालब सा कहने का मतलब इसका यही है कि ये बोला कहाँ से जाता है? ये तालु से बोला जाता है। तालु से बोलने की वजह से ही इसका नाम पड़ा है तालब सा। और फिर देखेंगे ई और दीर्घ ई। अब देखेंगे आगे हम जब संधि पढ़ते हैं, संधि में जब पढ़ेंगे जो है तो देखेंगे जो ई का क्या होता है? या होता है, और जहाँ ई होती है वहाँ उसका या होता है। यानी इन दोनों का आपस में एक ऐसा रिश्ता होता है कि इसीलिए जो है जहाँ से या बोला जाएगा वहीं से ई बोली जाएगी, जहाँ से ई बोली जाएगी वहीं से या बोला जाएगा जो है। तो इतने ही वर्ड होते हैं तालु से बोले जाने वाले। अगला हम पढ़ेंगे जो है, अगला देखेंगे तालु के बाद क्या होता है हमारा? तीसरा पढ़ेंगे हम लोग मूर्धा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मूर्धा। अब मूर्धा में देखेंगे जो हम लोग जो है, अब मूर्धा में देखेंगे तो ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं जो मूर्धा से बोले जाते हैं। ये आपका हो गया किससे? कंठ से हो गया। ये आपका हो गया तालु से। अब पढ़ेंगे लोग मूर्धा वाला, थर्ड वाला। ये बोला जाएगा आपका टा वर्ग। अब टा वर्ग कहने से मतलब आप समझ गए टा, ठा, डा, ढा, ड़ा हो गया। अब इसके बाद इसमें बोला जाता है क्या आपका? इसमें बोला जाएगा आपका रा बोला जाता है। ठीक है, रा बोला जाएगा। इसके बाद इसमें बोला जाएगा ये आपका जो बीच वाला सा होता है, इसको हम लोग कहते हैं ना मूर्धा सा। इसको हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ना, खट्टी सा जिसको हम जो है। तो ये आपका मूर्धा सा है या मूर्धन्य सा होता है। यानी कहाँ से बोला जाएगा? ये मूर्धा सा, मूर्धा से। इसके बाद इसमें एक आपकी वो है स्वर होता है, इसको कहते हैं हम लोग री। ये देखिए इतने ही वर्ड जो है बोले जाते हैं कहाँ से? मूर्धा से बोले जाते हैं। अब मूर्धा सा इसको कहते हैं, इसको तालब सा कहते हैं। फिर एक सा आपका और बचा है जिसको हम पढ़ेंगे अगले वाले से। अब अगला वाला हमारा क्या होता है? देखो ये हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग ये वाला 4th नंबर। और 4th नंबर में क्या हमारा जो है वो हमारा क्या है? दंत है। ये हमारा दंत पढ़ेंगे हम लोग। अब दंत में कौन कौन से आ जाएंगे जो है? देखो जो हमारा क्या अगला स्टेप है? ता वर्ग। तो जो हमारा ये ता है, ता वर्ग पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें और क्या क्या बोले जाते हैं? इसमें बोला जाता है आपका ला बोला जाता है, और क्या बोला जाएगा आपका? ये वर्ग को सा बोला जाता है। यही 3 वर्ड होते हैं, 2 वर्ड अलग से, बाकी ता वर्ग आपका। तो ता, था, दा, धा, ना हो गया। इसका आपका ला हो गया। और फिर अंत में क्या होता है? सा। इस सा को कहते हैं हम लोग दंती सा। भाई दंत सा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दांत की वजह से बोला, यानी दांत पर आकर के जीवा हमारे स्पर्श करती है और तब वहाँ से हवा निकलती है बाहर जो है, तो हम कहेंगे क्या? दंत सा इसको कहते हैं। ला आपका हो गया। तो ये इतने वर्ड होते हैं दंत से बोले जाने वाले। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग जो है, लास्ट में पढ़ेंगे हम 5वां नंबर हमारा होता है, ये होता है हमारा ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ होता है। अब ओष्ठ देखिए आपके होठ दोनों ये होते हैं। अब यहाँ ये दोनों होठ जो है आपस में सटे होते हैं, जब ये खुलते हैं तब हवा अंदर से बाहर आती है जो है। तो अगर होठ नहीं खुलते तो अंदर से बाहर हवा आती कभी नहीं आ सकी। तो इसका मतलब ये प्राथमिकता होती है कि होठ जब तक खुलेगा नहीं तब तक अंदर से आवाज़ बाहर जाएगी नहीं, इसलिए प्राथमिकता होती है होठ की। अब होठ खुलने के आधार पर, मतलब होठ जब खुलता है तो कौन कौन से वर्ड बाहर निकलते हैं वो देखेंगे। हमारा क्या होता है अपना? ये 5 वाला है। ये हमारा हो जाएगा पावर।
ये आपका है पावर। अब इसके साथ साथ और क्या क्या निकलते हैं, इसके साथ साथ दो वर्ड और हमारे निकलते हैं, वो होते हैं आपके उ और दीर्घ उ। ये देखिए, तो इतने जो वर्ड होते हैं ये एक एक जगह से निकलते हैं, यानी कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और होष्ठ से। हम लोग देखो जो है इसको जो है एक सूत्र में पढ़ते हैं, अकु विसर्जनीय कंठा। तो हम लोग जो है ये किसी का बना बनाया सूत्र है, हम उसको उस तरह से ना पढ़ें। देखो हमने सब अलग अलग ढंग से समझ लिया है, इसको चाहेंगे तो हम एक नया सूत्र दे सकते हैं, हम अपने मर्जी से सूत्र बना सकते हैं, हम किसी के सूत्र पर नहीं चलेंगे। या फिर जो है अगर हमको याद है तो कोई बात नहीं है, इसको हम एक अलग सूत्र से पढ़ेंगे, देखेंगे है कितने वर्ड, भाई कितने वर्ड हैं इसमें। इसमें तो ज़्यादा वर्ड है भी नहीं, का वर्ग है आपका, तो हम कहेंगे देखो का हो गया, हा है, आ है, तो हम जो कह सकते हैं का हो गया, देखो हा हो गया और आ की मात्रा लग गई, यानी आ और आ दोनों हो गया। इसके बाद देखो क्या लगा है, विसर्ग। बस इतने में ही आपका पूरा सूत्र हो गया है। ये हमारी ट्रिक है, सिर्फ आप इतने ही कहते हो, आपका पूरा कंठ से उच्चारित होने वर्ड पूरा हो गया। ये मेरी ट्रिक है, ठीक है। यानी का से का वर्ग, हा से हा हो गया, और हा पे जो मात्रा लगी है इससे आपके आ और आ हो गए, और फिर आपके पास ये जो विसर्ग लगा है इसका मतलब ये होता है विसर्ग। तो कहा विसर्गा कंठा आप कह सकते हो सिर्फ ऐसे ही, यानी कहा मतलब का से कंठ और का से कहा, क्या कहेंगे आप, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड को कहेंगे आप। ये आपका हो गया। दूसरा देखेंगे ट्रिक हमारी जो है ये वाली। अब देखो इसमें क्या है, इसमें चा वर्ग है, आप लिखेंगे चा। इसके बाद क्या देखो है, इसमें या है, फिर इसमें क्या है, सा। इसमें आपके पास ई भी है, ठीक क्या है, ई भी है। आप जो है अगर बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो आपका हो गया ये देखो चैसी, ठीक है। बस इतने ही वर्ड जो होती हैं वो क्या होती हैं, कहाँ से निकलते हैं, तालु से। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है। देखो तीन ही वर्ड, यानी चा से हो गया चा वर्ग, या आपके पास हो गया, या आपका सा हो गया, इस पर बड़ी की मात्रा लगी है, और बड़ी ई बनती कैसे है, छोटी ई और छोटी ई से। तो छोटी ई रहेगी जहाँ, वहाँ ही बड़ी होती है, और जहाँ बड़ी है वहाँ छोटी ई तो रहेगी ही। बस तीन ही वर्ड में आपका क्या हो गया, तालु से निकलने वाले वर्ड हो गए। अगला देखेंगे हम मूर्धा वाला। देखिए क्या है, मूर्धा से निकलने वाला क्या है, टा से है, ठीक है। तो लिखेंगे हम टा। इसके बाद क्या है आपका राजा को, इसमें री है, ठीक है। तो हम इसको जो है चाहे तो चाहेंगे हम ट्री कर सकते हैं इसको जो है। ये देखिए इसमें किसका मतलब लगा हुआ है, री का मतलब लगा है, तो हम कह सकते हैं ट्रस। बस इतने, देखो इतने वर्ड से, यानी री हो गया, इसमें इटा हो गया आपका, रा और सा, यही तीन ही वर्ड से क्या हो गया हमारा मूर्धा कंप्लीट हो गया। अगला देखिए हमारा क्या है, अगला देखिए हमारा ये है ता है, ला है, सा है, तलस। देखो तलस से हम इसको जो है चाहे तो तुलसी भी समझ सकते हैं, इस तरह से लिखा हुआ होता है। जैसे हम लोगों को बताया गया था कि जो ता से उच्चारित होने वाले जो दंत से हैं इसे तुलसी। अब तुलसी का मतलब ये होता है कि तुलसी एक ऐसे कवि थे जिनका जब जन्म हुआ ना, तो ऐसा बताया जाता है कि उनको जो है दांत जो है बचपन में, यानी जब पैदा हुए ना तो दांत जमा हुआ था, उनको दांत जमा हुआ था, ऐसा बताया जाता है तुलसीदास जी के बारे में। तो तुलसी देखो ता ला सा, इसको हम लोग याद किए हैं तुलसी। अब तुलसी का मतलब क्या होता है कि इनको जो दांत बचपन में जमा हुआ था, इनके मतलब बोले जाने वाले वर्ड क्या होंगे, दंत से हो जाएंगे, तो तलस हो गया। अब आपका क्या लास्ट में देखो है, बस कंप्लीट। पा वर्ग का हो गया, पा से, और बड़ा ऊ की मात्रा मतलब बड़ा ऊ बनता कैसे, जब छोटा ऊ बनेगा, और छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है, हमने बताया था आपको जो है। तो बस देखो इतने ही आपके पास क्या है ट्रिक, आपको ज़्यादा नहीं याद करना है, इतने याद कर लेंगे आप। यानी आप कहा से कंठा हो गया, चैसी सबका हो गया क्या, तालु हो गया, और ट्रस क्या हो गया आपका मूर्धा हो गया, तलस से क्या हो गया आपका दंत हो गया, और पू से क्या हो गया आपका वष्ट हो गया जो है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, कभी आपका गलत नहीं होगा जो है, ऐसे जब प्रश्न पूछे जाएंगे जो है। तो ये आपकी चीज़ें हैं। आगे हम लोग देखेंगे जो है, अभी और भी कुछ ऐसे उच्चारण स्थान बचे हैं, कुछ ऐसे वर्ड बचे हैं जिनको और जगह से बोला जाता है। अब हम अगला पढ़ेंगे, हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, हम अपना छठा नंबर वो पढ़ेंगे हम लोग। देखो कंठ प्लस ताल। अब ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो कंठ और ताल दो जगह से बोले जाते हैं। भाई ये अब तक तो एक जगह से बोले जाते थे तो बात समझ में आ रही थी, अब ये दो जगह से कैसे बोले जाएंगे। दो जगह से इसलिए बोले जाएंगे
कुछ और हम लोगों ने वर्ण पढ़ा था जिनको हम लोग संयुक्त स्वर कहते थे। तो वो जब संयुक्त का मतलब होता है जब दो जगह से निकलेंगे, जब दो जगह से निकलेंगे तो दो जगह से बोले भी जाएंगे। वो कौन कौन होते हैं? वो होते हैं, देखिए आपके पास ए और ऐ होते हैं। भाई ए और ऐ कैसे हैं, ये क्यों है दो जगह से बोले जाते हैं? ये हमको बताया था, हमने आपको जब स्वर पढ़ा रहे थे। ये दो जगह से उच्चारित, ये दो वर्णों से मिलकर के बनते हैं, आ और ई से। अब बताइए जरा हमको, आ का उच्चारण स्थान कहाँ से है? अब बताएंगे, अब आराम से कंठ से है, क्योंकि सर इसमें जो है आ आता है। और ई का उच्चारण स्थान होता है, सर आप बताएंगे कि सर ये तालु से होता है। अब जरा बताइए हमको जो है, ये दो वर्ड जब दो जगह से निकलते हैं, इसका मतलब होगा कि ये भी कहाँ से बोला जाएगा? तब पहले हम इसको बोलेंगे आ को, फिर ई को बोलेंगे, तब हम कहेंगे क्या? ऐ कहेंगे। और आ पहले हमने बोला कंठ से, ई हमने बोला कहाँ से? तालु से, तो इसको कहेंगे हम कंठ और ताल। अब इसका निर्माण कैसे होता है? देखिए, आ प्लस ए से होता है। अब आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? आप बताएंगे कंठ से होता है सर। अब ए कैसे बनता? देखिए हमने पहले बता दिया, कंठ प्लस तालु, यानी कंठ का हो गया आपका आ, ये आपका हो गया ई। यानी ये देख रहे हैं आप जो है, एक का उच्चारण स्थान जो है आ है, एक का ई है, आ ई मिले तो ए हुआ है, फिर आ और ए मिलेंगे तो हो जाएंगे आई हो जाएंगे। अब जरा देखिए, कहाँ से बोला गया? पहले कंठ से बोला गया, फिर कहाँ से बोला गया? कंठ से बोला गया, फिर कहाँ से बोला गया? तालु से बोला गया, यानी दो कंठ हो गए। इसका मतलब इसको हम कहेंगे कंठ है, और प्लस ये क्या हमारा है? तालु। तो कहाँ से बोला जाएगा? कंठ और तालु से। तो इस तरह से जो है हमने अच्छे तरीके से समझ लिया कि इनका निर्माण कैसे होता है। अगर दो जगह से निर्माण उनका होता है, तो जहाँ से पहला वाला वर्ड बोला जाएगा और दूसरा वाला जहाँ से बोला जाएगा, उन दोनों को हमको लिखना पड़ेगा। दो जगह से उच्चार होते हैं क्या? ए और ऐ। तो ये हमने समझ लिया कि कंठ और तालु से बोले जाने वाले ये हमारे कौन से वर्ड होते हैं? ए और ऐ होते हैं। अब देखेंगे हमारा 7वां नंबर पे। 7वें पे हमारा होता है कंठ है और ओष्ठ से। कहाँ से? कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले हैं। अब कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले कौन कौन होते हैं? वो आपके होते हैं ओ और औ होते हैं। अब देखेंगे ये कहाँ से, क्यों दो जगह से बोले जाते हैं? तो इसको भी जब हम पढ़ेंगे देखेंगे, ये भी दो जगह से बनते हैं। ये बनता है आपका आ से, और कहाँ से बनता है? ओ से। अब जरा बताएंगे हमको आ से कहाँ बोला जाता है? आप लोग बताएंगे दिल खोल के, कंठ से बोला जाता है सर आ। और ऊ कहाँ से बोला जाएगा? तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बताएंगे सर ऊ बोला जाता है कहाँ से? ओष्ठ से बोला जाता है। कहाँ से? ओष्ठ से। अब जरा हमको बताइए, कंठ और ओष्ठ हुआ कि नहीं? हुआ है। और कंठ ओष्ठ कौन बोले जाएंगे? ओ बोले जाएंगे। अब अगला हम देखेंगे जो हमारा होता है औ। अब इसका निर्माण कैसे होता है? आ प्लस ओ से होता है। अब ओ कैसे बना है? आपके सामने देखो हाजिर है, आ प्लस ऊ से बना है। अब एक आ कहाँ से बोला जाएगा? तो आप बताएंगे एकदम से दिल खोल के, कंठ से सर बोला जाएगा। कंठ से अगर ये बोला जाएगा तो ये कहाँ से बोला जाएगा? तो इसको बताएंगे निसंकोच सर, ये भी कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से बोला जाएगा। अब ये कंठ से बोला जाएगा, आप जरा बताओ हमको ये कहाँ से बोला जाएगा? तो सर कहेंगे आप इसको ओष्ठ से बोला जाएगा। अब जरा बताओ, कंठ से ये, कंठ से ये, ओष्ठ से ये, यानी दोनों कंठ का मतलब क्या होगा? कंठ सर, और फिर क्या बताएंगे? ओष्ठ से। यानी कंठ प्लस ओष्ठ से बोला जाएगा आपका औ भी, और कंठ प्लस ओष्ठ से बोला जाएगा आपका ओ भी। तो ये हमारे दो वर्ड ऐसे होते हैं जो दो जगह से बोले जाते हैं। अब फिर देखेंगे आगे हम, और आगे देखेंगे हम, एक वर्ड हमारा होता है जो बोला जाता है आपका कहाँ से? दंत प्लस ओष्ठ से बोला जाएगा। अब देखेंगे ऐसे कौन सा वर्ड है जो दंत प्लस ओष्ठ से बोला जा रहा है। यह हमारा 8वां नंबर है, दंत प्लस ओष्ठ से बोला जा रहा है। तो दंत प्लस ओष्ठ से बोला जाने वाला वर्ड जो होता है वो सिर्फ एक होता है। वो कौन सा होता है? ये वाह होता है। ठीक, कौन सा? वाह। देखिए जब वाह हम बोलेंगे ना, तो हमारे दोनों ओठ पहले सटे होते हैं, तो इसको जब हटाते हैं तो आवाज़ निकलती है। लेकिन जो जिह्वा हमारी होती है ना, वो दांत के पास आकर रुकी होती है, जैसे बोलो वाह। तो ये हमारे जो दांत होते हैं, जिह्वा हमारी होती है, होस्ट होते हैं, सब एक पास आ जाते हैं, तब वर्ड निकलता है हमारा वाह। इसलिए इनको कहते हैं हम लोग दंतोष्ठ जो है। अब इसके बाद देखो एक वर्ड और आता है हमारा, अगला जो हमारा स्टेप होता है वो हमारा है 9वां। इसमें क्या होता है? इसको कहते हैं हम लोग नासिक वर्ड। कौन सा? नासिक वर्ड। अब नासिक वर्ड का मतलब होता है कि नाक से बोले जाने वाले ऐसे कितने वर्ड हैं। तो नाक से बोले जाने वाले हमारे जो लास्ट के देख रहे हैं, ये जो आपका 5वां वर्ग है ना,
ना, न्या, ड़ा, ना, मा, ये जो लास्ट वाले वर्ड होते हैं इन्हीं को कहा जाता है, ये आपका हो गया ना, न्या, ड़ा, ना, मा, ये जो 5 वर्ड होते हैं ना इनको नासिक वर्ड कहा जाता है। लेकिन जरा सोचिए, कहा तो जाता है परीक्षा में आएगा तो हम लोग इसको ही जो है ऑप्शन करेंगे जो है तो लेकिन देखिए जरा, अगर ऑप्शन में हमने पढ़ा इसको, देखो ना को कहाँ मैंने पढ़ा है, ना को हमने पढ़ा है इसमें कंठ में भी, यानी कहा विसर्ग कंठा, यानी हम कहेंगे यानी कुहा विसर्जनीय कंठा या कहा विसर्ग कंठा। तो कहा यानी देखेंगे विसर्ग हमने पढ़ा है, या का में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसमें ना को पढ़ा है। तो ना कहाँ से बोला जाता है, हमने इसमें पढ़ लिया पहले कंठ से, भाई का वर्ग पूरा कंठ से बोला जाएगा तो का में ना भी आता है। तो हम ना को कंठ भी कह रहे हैं और ना को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको नासिक भी कह रहे हैं, ठीक, इसको नासिक भी कह रहे हैं। तो भाई परीक्षा में अगर दोनों आएगा तो हम सही क्या करेंगे, आई बस भाई परीक्षा में अगर कंठ भी, क्योंकि सर ने बता दिया कि कंठ से बोला जाने वाला ना भी यहाँ आएगा और जो नासिक से बोला जाने वाला ना आएगा, एक वर्ड को 2 जगह से कैसे बोला जाएगा जो है, तो इसका मतलब ये होगा भाई। अब जरा बोलिए, हमने बताया था आपको कि वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कोई बहका नहीं सकता, कोई भुलवा नहीं सकता, आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। आप शीशे के सामने खड़े होकर के सभी वर्ड को जो है आप बोल करके समझ करके इस पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि सर ने जो बताया है वो सही बताया है या गलत बताया है। अब आपको ना बोलना है, ना बोलना है आपको जो है, आप हम कह रहे हैं मुंह बंद कर दीजिए और इसको बोल के दिखा दीजिए। आप नहीं बोल पाएंगे ना भाई, जब तक मुंह नहीं खोलेंगे आवाज़ नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि जब हम मुंह खोलेंगे तब हम कंठ से हमारी आवाज़ बाहर आती है। लेकिन ये एक विशेषता इसकी ये होती है कि आप जो इस आवाज़ को आप नाक के माध्यम से भी इन सबको निकाल सकते हैं, लेकिन जब बिना कंठ से, बिना अंदर से आवाज़ है बाहर आएगी नहीं, या फिर हम नाक को बंद कर देंगे जो है तब भी हम नाक को नहीं बोल पाएंगे जो है। तो इसका मतलब है तो नाक और कंठ दोनों से इसका ताल्लुक है। अगर परीक्षा में इस तरह का ऑप्शन आता है और अगर दोनों दिया है कंठ प्लस नासिक, तो फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है किसकी, आपकी दोनों की, यानी कंठ प्लस नासिक। दूसरा जो आपका ऑप्शन होगा जो है ये आपका नासिक होगा, तीसरा आपका जो होगा वो होगा आपका कंठ। तो इस तरह से जो है परीक्षा में प्रायोरिटी बनती है परीक्षा में प्रश्न को हल करने का, ठीक है, इस तरह से जो है। अब हम देखेंगे चा को जो है, अब चा को जब देखेंगे जो है तो इसका भी उच्चारण स्थान हमने बता दिया, पहले तालु से होता है और फिर कह रहे नासिक से होता है, सेम कंडीशन यही होती है। लेकिन परीक्षा के अकॉर्डिंग हमको हल करना होता है। हम इस पर जो है किसी विशेष बात पर ना की परीक्षा में अगर आ जाए, सर ने बताया था नहीं कंठ से होगा जो है, और कंठ ऑप्शन में नहीं है, नासिक है या कंठ प्लस नासिक है, आप उसको गलत करके आएंगे या उसको छोड़ देंगे या उसको नहीं करेंगे। आपको जो है परीक्षा के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस ऐसे क्वेश्चन को कभी कभी हल करना होता है, ठीक। ये आपके होते हैं उच्चारण स्थान। तो अब मुझे ये पूरा आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास होगा और कि आप सब जो है इसको बेहतरीन ढंग से उच्चारण स्थान को आप समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं एक नए सेक्शन की तरफ, एक नए पार्ट की तरफ। देखेंगे कि इस उच्चारण स्थान के बाद जो है हम पढ़ेंगे ऐसे कितने वर्ड होते हैं जिनको हम अल्प प्राण कहते हैं, ऐसे कितने वर्ड होते हैं जिनको हम महाप्राण कहते हैं। अब ये अल्प प्राण महाप्राण का क्या नाता होता है? अल्प प्राण महाप्राण का मतलब ये होता है कि ऐसे कितने वर्णमाला में वर्ड होते हैं जिनको जो है, जिनको हम बोलते हैं तो कम ऊर्जा का हरासमेंट होता है, कम बल लगता है और हमारे मुख से कम हवा बाहर निकलती है, उसे कहेंगे हम। अल्प माने होता है कम, थोड़ा, तो जिसको बोलने में थोड़ा समय लगे, कम बल लगे, कम मेहनत करना पड़े, कम हरासमेंट हो, कम ऊर्जा लगे, उसे कहेंगे हम अल्प प्राण की श्रेणी में। जिसको बोलने में ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा संघर्ष करना पड़े, ज़्यादा बल देना पड़े, ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़े, उसे कहेंगे हम महाप्राण। और महा माने क्या होता है? बड़ा। तो छोटा और बड़ा, कम और ज़्यादा, ऊंचा और नीचा के हिसाब से हम पढ़ेंगे जो है अगला वाला सेशन, यानी प्राण या वायु के आधार पर पढ़ेंगे हम, यानी वायु के आधार पर जो है इनको जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता क्या? अल्प प्राण, और दूसरा हमारा होता है महाप्राण।
अब देखेंगे अल्प प्राण में कितने वर्ड आते हैं और महाप्राण में कितने वर्ड आते हैं। सबसे पहले देखोगे अल्प प्राण को, बस अल्प प्राण का मतलब इतना समझिए कि जिन वर्णों को बोलने में कम समय, कम ऊर्जा, कम मेहनत लगती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिनको बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा ऊर्जा इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसे हम कहेंगे महाप्राण। ठीक, यानी मुख से वायु के हिसाब देखेंगे कितना हवा निकल रही है, कितना हवा नहीं निकल रही है। अब देखेंगे ऐसे कितने वर्ड होते हैं। अब देखेंगे अल्प प्राण बोलने जाने वाले। अब अल्प प्राण में देखेंगे फिर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे पहला होता है, तीसरा होता है और पांचवा। और फिर समस्या ये पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना, का, खा, गा, घा, गा। तो ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, पांचवें वर्ग होते हैं। तो यही देखो, ये पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग जब हम बोलेंगे तो हमको जो है समय हमको कम लगेगा, मेहनत कम करना पड़ेगा, ऊर्जा कम हमारी लगेगी, उसे हम कहेंगे अल्प प्राण। अच्छा, कैसे जरा बोल के दिखाएं। हम लोग जो है बचपन में पढ़े ना, का, खा, गा, घा, गा, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। इसको हम प्राण वायु के हिसाब से पढ़ेंगे, कम और ज़्यादा अंतर भी तो हमको दिखाना है, तो हम ऐसे पढ़ेंगे का, खा, गा, घा, गा। देखो अंतर हुआ कि नहीं, का, खा, गा, घा, गा, इस तरह से हम पढ़ेंगे जो है। तो का, खा, देखो का बोलने में कम समय लगा और खा बोलने में ज़्यादा, गा, घा, तो गा बोलने में कम, घा बोलने में ज़्यादा, और लास्ट में क्या है, गा। तो का, खा, गा, घा, गा। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, पहले, तीसरे और पांचवें में कम समय लगा है। ठीक है, ये होता है। अब पढ़ेंगे इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे, तो अगला हमारा क्या होता है, मूल स्वर। अब मूल स्वर कौन कौन से होते हैं आप सबको बताया गया। स्वर में जो है मूल स्वर हमारे होते हैं आ, ई, उ और री। ये चार वर्ड ऐसे होते हैं ना जो मूल स्वर होते हैं, जो हर्ष स्वर इसको हम कहते हैं। तो हर्ष स्वर को कम समय लगता है, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं ये सबको पता होगा, या, रा, ला और वा, ये होते हैं। तो ये जो इतने वर्ड होते हैं इनको कहा जाता है अल्प प्राण। इसमें एक वर्ड और होता है जो आपको हैरान कर देगा, जो है उसके सभी मेंबर्स यानी उसके घर के सभी लोग जो है वो महाप्राण में है। वो अकेला ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर का है, जो वहाँ रहना पसंद नहीं करता है, वो उनकी व्यवहार का नहीं है, वो थोड़ा सा अड़िग स्वभाव का है, वो थोड़ा सा इनके स्वभाव से अलग है। उसका नाम होता है हा, उसका नाम है हा। अब इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे, जो जब महाप्राण पढ़ा लेंगे इसके बाद बताएंगे हा को कैसे आप यहाँ रखेंगे आप उसको। ठीक है, इसमें जो है एक वर्ण और होता है, जो है कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, जो है कि इनका जो है ये इसको अल्प प्राण में रखेंगे या महाप्राण में रखेंगे। तो हमने दो उच्छित व्यंजन पढ़ा था, दो हम लोगों ने उच्छित व्यंजन पढ़ा था जिसका नाम था पढ़ा और हड़ा। ये देखिए इसमें जो है ये दो वर्ड इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो स्पर्श व्यंजन, डा और ढा। इसकी जो है ये और ये, इन दोनों में अंतर क्या है, इसके नीचे बिंदी नहीं है और इनके नीचे क्या है, बिंदी है। तो इनका भी देखेंगे कौन से इसमें अल्प प्राण है, कौन से इसमें महाप्राण होते हैं। तो इस जो है वर्ड को जो है कभी कभी जो है अल्प प्राण की श्रेणी में रखा जाता है। तो हम बस समझना जानेंगे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है ये आपका क्या है, अल्प प्राण है। मूल स्वर जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं, और आपके अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये अल्प प्राण होते हैं। हाँ, आपका अल्प प्राण होता है। दो चीज़ हम और पढ़ेंगे, अंक और आहा। ये देखिए दोनों चीज़ें जो आयोग वाह है, तो इनसे भी कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि इन दोनों में कौन से ऐसे जो अल्प प्राण में होते हैं, कौन से ऐसे महाप्राण में होते हैं। तो हमारा जो अल्प प्राण में होगा वो आपका अनुस्वार होता है, और ये आपका किस में होता है, महाप्राण। तो ये आपका होगा अल्प प्राण में और ये आपका होगा महाप्राण में। तो यहाँ पर दो चीज़ हम और मेंशन करेंगे आपको, जो है एक आपका हो गया जो है अंक, और एक आपका जो है ये दो वर्ड और होते हैं जो परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे, जो है कि इसमें से दोनों में से कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है। आप बिल्कुल जो है खुशी खुशी बताएंगे कि हाँ भी होता है अल्प प्राण, कंडीशन के हिसाब से, ये भी कंडीशन के हिसाब से होगा जो है आपका अल्प प्राण।
और आपका ड़ा भी होता है कंडीशन के हिसाब से अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में पढ़े जाने वाले, बोले जाने वाले, समझे जाने वाले जो वर्ड होते हैं वो आपके सामने हाजिर है। अब जो बच गया वो महाप्राण में होगा। बचा क्या हमारा है? दूसरा, चौथा। देखो दूसरा ये आपका है, चौथा आपका ये वाला है। अब क्या बचा देखेंगे, अब जो मूल स्वर इसमें आ गए हैं तो बचा आपका क्या है? संधि स्वर। कौन सा? संधि स्वर। अब संधि स्वर में देखो हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ा था। एक पढ़ा था क्या? एक पढ़ा था हम लोगों ने मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था क्या? संयुक्त स्वर। अब मूल दीर्घ में कितने थे हमारे? 3 थे। संयुक्त कितने थे? 4 थे। मूल दीर्घ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? दीर्घा, दीर्घी और दीर्घऊ। संयुक्त में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ए पढ़ा था, आई पढ़ा था, ओ पढ़ा था और औ पढ़ा था। तो ये आपके जो संधि स्वर होते हैं ये भी क्या होते हैं? ये महाप्राण होते हैं। फिर इसके बाद इसमें और क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सा, सा, सा और क्या होता है? हा। दब देखिए, अब यहाँ जरा देखिए, हा यहाँ भी है और हा यहाँ भी है। अच्छा जरा ये बताइए, हमने बताया था कि वर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला, वर्णमाला में कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक, कोई भी व्यक्ति जो है आपको गुमराह नहीं कर सकता है, आपको भुलवा नहीं सकता है, आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल पर आधारित होते हैं। आप इसको बोल करके देखिए कि इसमें कम ज़्यादा समय लग रहा है। अब आप बोलेंगे जरा उस व्यंजन को जो है शा, सा, सा, हा। बताओ जरा हा को बोलने में कितना समय लगा है और इन तीनों व्यंजनों को बोलने में कितना समय लगा है। तो आप अपने आप ही जो है बता पाओगे, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। आप कह दोगे कि हाँ सर जो है हा को बोलने में कम समय लगता है, और जिनको बोलने में कम समय लगता है उससे कहते हैं हम लोग अल्प प्राण, जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है उसको कहते हैं हम लोग महाप्राण। लेकिन एक समस्या इस बात की है, अगर हम मूल स्वर कहते हैं तो क्या इसमें से किसी को छोड़ देंगे हम? अगर जब जब हम मूल स्वर की बात करेंगे तब तब हम इन चारों वर्णों को लेंगे, जब जब हम संधि स्वर की बात करेंगे तब तब हम इन 7 वर्णों को लेंगे, और जब जब हम मूल दीर्घ की बात करेंगे तब हम केवल 3 वर्ण को चुनेंगे, जब हम संयुक्त स्वर की बात करेंगे तो हम केवल 4 लोगों को चुनेंगे। इसी तरह से जब हम ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे तब उसमें चारों आ जाते हैं हमारे, शा, शा, सा और हा आ जाते हैं। जब परीक्षा में पूछे जो है कि बताइए हा महाप्राण है या अल्प प्राण है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है क्या उसमें हा के अलावा सभी व्यंजन ऊष्म है या महाप्राण है, तो आप इसको कह सकते हो कि हाँ ये अल्प प्राण है। लेकिन जब देखेंगे आप सभी ऑप्शन में सभी वर्ण जो होते, तीनों ऑप्शन वो अल्प प्राण के रहेंगे, और पूछा गया इनमें से कौन सा अल्प प्राण नहीं है, और देखेंगे तीनों ऑप्शन में आपके अल्प प्राण वाले रहेंगे और उसमें एक ऑप्शन आपका जो है रहेगा हा भी, तो वहाँ आप कह सकते हो सर हा अल्प प्राण नहीं है। तो हा के लिए आप अभी हम एक क्वेश्चन करा देंगे आपको जो है, तो आप समझ जाओगे। जैसे पूछ लिया परीक्षा में, निम्न में अल्प प्राण नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपके पास है का, दूसरा ऑप्शन आपके पास है जा, तीसरा ऑप्शन आपके पास हा, चौथा ऑप्शन आपके पास है हा हो गया। अगला ऑप्शन आपके पास या। अब देखो ऐसे कंडीशन में आप क्या बताओगे, कह रहा है कि निम्न में अल्प प्राण नहीं है, तो आप देखेंगे का पहला होता है तो 100% क्या है, ये अल्प प्राण है, इसलिए ये हो गया आपका अल्प प्राण। अब देखेंगे जा आपका तीसरा वर्ड होता है, इसलिए हो गया आपका अल्प प्राण, और यहाँ आपका हो गया 5वां वर्ड, इसलिए होता है ये अल्प प्राण। अब ऐसी कंडीशन में जो हा है ये ऊष्म व्यंजन है, और ऐसी कंडीशन में जो हा आपका क्या होगा, यही क्या है, अल्प प्राण नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ये सही हो जाएगा। अब यहीं पर कह दे इसमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, इसमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। अब बताओ ऐसे कंडीशन में ऑप्शन आपके सामने ये रहे, पहले ऑप्शन में रहे आपके पास शा, दूसरे ऑप्शन में आपके पास रहे खा, और तीसरे ऑप्शन में आपके पास यानी सी में ऑप्शन रहे आपके पास झा, और डी में ऑप्शन आपके पास रहे हा।
अब देखो जरा, ऐसी कंडीशन में आप क्या बताओगे? निम्न में अल्प प्राण है, कह रहा अल्प प्राण को खोजना आपको जो है। अब जरा बताइए श क्या है? ये उस व्यंजन का पहला वर्ण होता है जो आप कहते हैं कि इसको कहने में जो है ज़्यादा समय लगता है। तो 100% आपका क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया महाप्राण। खा आपका दूसरा वर्ण होता है, ये भी क्या हो गया आपका? महाप्राण। जा आपका पहला है, झा आपका दूसरा है, ये आपका क्या हो गया? महाप्राण। यानी झा आपका चौथा वर्ण होता है, ये आपका क्या हो गया? महाप्राण। अब बचा हा। देखिए अब हा, ऐसी कंडीशन में जो है हा को बोलने में कम समय लगता है। आप इसको जो है ये नहीं कहेंगे सर कि परीक्षा में प्रश्न ही गलत दे दिया है, ऑप्शन ही गलत दे दिया है। इसमें देखा जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी बनती है, जो है कौन ज़्यादातर सही हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। तो इस तरह से परीक्षा में कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं जहाँ पर जो है हम जो है सही गलत कर सकते। तो हम ये अब देखिए इसके बाद जो भी चीज़ें बची हैं, अब जो इसमें से देखिए आपका जो आपका विसर्ग है वो क्या होगा आपका? वो महाप्राण होगा। और इसका जो दूसरा वाला अक्षर है जो आपको ड़ा होता है, ये भी आपका क्या होता है? ये भी आपका क्या होता है? महाप्राण होता है। तो इस तरह से जो है हम समझा पा रहे होंगे आपको। मुझे लग रहा है कि आप सब समझ पाए होंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण में क्या अंतर होता है, कितने ऐसे वर्ड होते हैं जो अल्प प्राण में है, कितने वर्ड ऐसे होते हैं जो महाप्राण में है। तो ये सब होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको जो है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, आगे देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग कितने ऐसे वर्ड होते हैं जो सघोष होते हैं, कितने वर्ड ऐसे होते हैं जो अघोष होते हैं। उन दोनों को हम पढ़ेंगे। यानी उसका क्या मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि ऐसे कितने वर्ड होते हैं जिनको हम बोलते हैं तो हमारे कंठ से जो है जो आवाज़ें निकलती हैं वो हमारे कंठ जो झनकृत हो जाते हैं। जिन वर्ड को बोलते हैं और बोलने पर जो है हमारे कंठ जो है वो झनकृत हो जाते हैं, उन्हें हम घोष कहते हैं, उन्हें हम सघोष कहते हैं। जिनको बोलने में कंठ हमारे झनकृत नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। तो हम देखेंगे ऐसे कितने वर्ड होते हैं जो अघोष होते हैं और उस कितने होते हैं जो सघोष होते हैं, ये देखेंगे हम। तो पहला हमारा पढ़ेंगे हम लोग अघोष वर्ण, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग घोष या सघोष भी इसको कहते हैं, घोष या सघोष। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अघोष अलग है और घोष और सघोष को एक ही नाम दिया जाता है। तो कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं घोष, सघोष और अघोष में क्या अंतर है। तो कुछ नहीं है, अघोष अलग है, घोष और सघोष को जो है एक ही नाम से जाना जाता है, ये होते हैं। तो ऐसे कितने वर्ड होंगे जो अघोष होंगे, ऐसे कितने होंगे जो सघोष होते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए जो है हमारे कंठ से जो है जो आवाज़ निकलती है वो झनकृत हो जाती है ना, उसको हम सघोष या घोष कहते हैं। और जिनको बोलने के लिए हमारे कंठ से जब आवाज़ निकलती है जो है तो झनकृत नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। तो अघोष में कौन कौन से वर्ड आएंगे देखिए, पहले फिर हम पढ़ेंगे का, खा, गा, घा, ना। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हम लोग जानते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है इसमें भी हम पढ़ेंगे। तो देखो आघोष मतलब होता है आगे वाला, ठीक। तो आगे वाले कौन कौन से वर्ड हैं? पहला, दूसरा, ये आगे वाले हो गए। पीछे वाले कौन है? तीसरा, चौथा, पांचवा है। तो आघोष का मतलब आगे वाला वर्ड, और आ का मतलब पहले और सा का मतलब बाद। देखो पहले आ आता है, पहले सा आता है, पहले आ आता है, इसी तरीके से जान लीजिए आप बस। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आ पहले आता है, और इनमें देखेंगे वर्गों में जो है तो का और खा पहले आता है। तो ये हो गया पहला और दूसरा, ये क्या हो गए आपके? ये आपके हो गए अघोष। अब इसके बाद कौन कौन से होंगे? अब आपके पास हो जाएंगे इसमें ऊष् में व्यंजन। अब ऊष् व्यंजन में मुझे बताना नहीं है कौन कौन से होते हैं। सा, सा और हा, ये आपके क्या होते हैं? ऊष् व्यंजन होते हैं। ये इतने जो है वर्ड जो होते हैं ये बोले जाते हैं अघोष। और इसमें एक वर्ण और आता है अघोष से बोले जाने वाला, वो कौन सा होता है आपका? वो आपका होता है वही जो है उच्छित व्यंजन का जो है, उच्छित व्यंजन का जो आपका दूसरा वाला वर्ड होता है, ये वाला जो है इसको भी अघोष की श्रेणी में ही रखा जाता है, ठीक। अभी हम इस हा के बारे में भी चर्चा करेंगे। हा बड़ा ही बदमाश है, वो अपने घर नहीं रहना चाहता है क्योंकि थोड़ी सी इसकी प्रवृत्ति जो है अलग है। ये लोग बड़े संघर्षशील हैं, ये बिना संघर्ष का निकल जाता है, आराम से बोला जाता है। तो ये इनके जैसा थोड़ा सा नहीं है। तो ये इसको जो भी हम आगे देखेंगे जो है। अब जो लोग बच गए हैं वो कहाँ चले आए? वो सघोष में चले आए। भाई इसमें कम संख्या पहला, दूसरा ऊष् में रहा है, बाकी जो है सब लोग चले आए कहाँ? घोष में चले आए। इसमें आपका क्या होगा? तीसरा, चौथा और पांचवा हो गया। अब देखो बचा क्या है, इसमें स्वर की बात ही नहीं हुई है।
जब स्वर की बात इसमें नहीं हुई है तो स्वर को भी भाई वर्णमाला में स्थान है, 11 स्वर हैं, उनको कहाँ रखेंगे हम? सभी स्वर आ जाते हैं आपके यहाँ, सभी स्वर आ गए यहाँ, यानी सभी स्वर का मतलब जो जितने भी हमारे पास कितने हैं 11 वर्ण टोटल हैं, 11 लोग कहाँ आ गए हैं? सभी स्वर में आ गए हैं। अब जरा देखेंगे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, सघोष होते हैं या अघोष होते हैं? 4 ऑप्शन होगा आपके पास, आप क्या बताओगे? सघोष। बिल्कुल मुस्कुराते हुए बताएंगे सर सभी जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? वो अघोष नहीं बल्कि क्या होते हैं? वो सघोष होते हैं। और क्या बचा देखिए, और बचा हमारा अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन बचा हमारा। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आते हैं? या, रा, ला और वा आते हैं। ठीक, ये इतने हो गए हैं, सभी स्वर हो गए हैं, अंतस्थ व्यंजन हो गए हैं, तीसरा चौथा पांचवा हो गया है। अभी कुछ और छूट रहा है। छूट क्या रहा है? अगर इसको हम यहाँ रखेंगे तो इसका जो छोटा वाला भाई है वो चला जाता है, इसमें आ जाता है। और एक वर्ड जो है जिस पर जो है अभी डिस्कशन करेंगे हम लोग जो है, ये आपका जो हा है, हा को भी रखा जाता है इसमें सघोष में। हा बोलने से हमारे कंठ से आवाज़ की झनकार निकलती है और इसको बोलने से कंठ की आवाज़ की झनकार नहीं निकलती है। देखो ये क्या झनकार होती है, झनकृत कैसे होता जो है, इसको जो है पैरामीटर पर जब हम लोग कभी देखे होंगे जो है ऑडियो जो है, जब जो है कभी कोई गाना रिकॉर्डिंग वगैरह होता है जो है, तो उसमें देखते क्या है हम लोग जो है कि जो पैरामीटर्स होते हैं उसके जो है वो ऐसे अप डाउन होते रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, अब आप समझ गए होंगे जो है कि कुछ जिस पर जो है थोड़ा सा बल लगता होगा या जिसमें झनकार ज़्यादा होती होंगी जो है, तो उसके पैरामीटर्स जो है अप डाउन होते रहते हैं। तो ये जो है समझना थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखो ये है कि किस तरह से जो है झनकृत होती है आवाज़ जो है। तो ये जब हम कभी किसी जो है ऑडियो में हम जब देखते हैं ना, तो आवाज़ें इस तरह से अप डाउन होती रहती है, जो उसका मतलब ये होता है इसमें झनकार, जिसमें बल ज़्यादा लग रहा है, वो ये जो है बताते हैं इस चीज़ को कि कौन से वर्ड पे ज़्यादा मेहनत लग रही है, कौन से वर्ड पे ज़्यादा झनकार हो रही है, तो ये होती है। तो इतने ही वर्ड जो है सघोष और अघोष की श्रेणी में आते हैं। इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। आज के बाद अघोष और सघोष वर्ड में आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी जो है। चलिए आगे का देखेंगे हम लोग जो है कि ऐसे कितने स्वर जो अग्र हैं, मध्य और पश्च हैं, उनको भी पढ़ लिया जाता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये भी थोड़ा सा जान ले जाए। स्वर की बात कर रहा तो ऐसे कितने स्वर होते हैं जो अग्र स्वर होते हैं, ऐसे कितने जो मध्य होते हैं और ऐसे कितने पश्च होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे स्वर कितने हैं जब हमारी जिह्वा बीच से बिल्कुल बुलवाती है जो है, यानी पीछे नहीं जाने देती है, बीच से निकल जाते हैं। ऐसे कितने स्वर होते हैं जो आगे से निकलते हैं, ऐसे कितने स्वर होते हैं जो बिल्कुल पीछे यानी कंठ के पास से निकलते हैं। केवल स्वर की बात हो रही देखिए। और वहाँ हम लोग क्या पढ़ते हैं उच्चारण स्थान में स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके। यहाँ परीक्षा में केवल स्वर से पूछा जाता है। तो इसके 3 स्टेप होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। ठीक है, अब देखेंगे जो है जो हमारे मध्य होता है वो सिर्फ एक होता है। वो कौन सा होता है? वो आ होता है। कोई दिक्कत नहीं है, केवल अकेले कौन है? आ है। अब जो लोग बचे होंगे कुछ ऊपर हैं, कुछ नीचे, यानी कुछ अग्र हो गए, कुछ पश्च हो गए। अब आ को परीक्षा में पूछा गया था एक बार, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको उदासीन वर्ड कहते हैं? तो ऑप्शन में अगर आपके पास आ रहेगा तो बिल्कुल आप धूमधाम से मारिएगा कि ये जो है आ होता है, ये बिल्कुल जो है यही उदासीन वर्ण है, इसको उदासीन वर्ण कहा जाता है। ठीक, तो परीक्षा में अगर पूछ लिया उदासीन वर्ण कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? आ है। अब देखेंगे अग्रस्वर कौन सा होता है। आ को बोलें, देखो आ बोलेंगे तो बीच से, और जब आप दीर्घ आ बोलेंगे तो और पीछे जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? पश्च हो जाएगा। ठीक, अब अग्र से आगे से बोलना है, यानी जीवा बिल्कुल बीचों बीच स्टॉप ले ली है, तो हम बोलेंगे ई और ई। जी बोलिए जरा, ई और ई बोलेंगे जो जीवा बिल्कुल बीच में है और आगे से ही आवाज़ आ रही है, तो ई और ई हो गया हमारा जो है। अच्छा, अब देखेंगे इसके बाद हमारा जो है 2 और है, ए और ऐ। भाई देखो ए और ऐ कैसे आ रहे हैं यहाँ पर? ए और ऐ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ए का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? वो आ से और किससे हुआ है? ई से हुआ है। जरा हमको बताइए
ये आ ऐसा व्यक्ति है, बड़ा हठी है, ये बिल्कुल बीचों बीच जाम कर लिया चक्का कि हम पीछे नहीं आने देंगे बेटा आपको, तो आपको आना है तो आगे से आइए। तो ठीक है, आप पीछे मत आइए, लेकिन ये कह रहा है भाई साहब इसमें मेरा जो रोल है वो आपके वजह से हुआ है। ठीक है, आप हमको पीछे नहीं जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कह रहा है कि मैं अपने पास भी नहीं रखूँगा, ये कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आज आपका समय है, आप अपना समय तार लीजिए, लेकिन मेरी एक छोटी सी बहन है ई जो है, वो ई मुझे ज़रूर अपने पास बुलाएगी, जो है वो अपने पास मुझे शरण देगी जो है। तो ई कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ आगे ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम पीछे नहीं जाओगे, ये जाने नहीं देगा, अपने पास रखेगा भी नहीं, तो मैं हूँ आगे ना, तुम घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे ही परिवार की हूँ। जो तुम्हारा निर्माण हुआ ना, अगर मैं ना आती तो तुम बन ही नहीं सकते थे। ये अपने पास नहीं रखेगा, ये पीछे नहीं जाने देगा, तो मैं हूँ, इसलिए जहाँ से मैं निकलूँगी वहीं से तुमको भी निकलना पड़ेगा, तुम मेरे पास आओ। और जहाँ से ये निकल गया भाई, वो कहेगा जहाँ से मैं निकल गया हूँ वहीं से मेरे जो बड़के भैया हैं वो भी वहीं से निकलेंगे। ठीक, तो जहाँ से ये निकला वहीं से ये, जहाँ से ये निकले वहीं से ये। तो इतने ऐसे 4 वर्ड होते हैं ना जो कहाँ से निकलते हैं, जो अग्रस्वर जिनको कहा जाता है। मध्य में ये आ गया, अब जो बचे हैं वो कहाँ जाएंगे, पश्चिम में आएंगे। पश्चिम में आने वाला क्या हो जाएगा, इसका जो बड़ा भाई है वो कहता भाई तुम्हारे पास जगह नहीं, तुम तो अकेले पूरा छिका ली हो बीच वाला जगह। तो ठीक है, क्योंकि हम बोलेंगे थोड़ा सा हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है तो 2 कदम पीछे जाना पड़ता है, और जो 2 कदम पीछे जाता है वो पीछे नहीं रहता है, वो जंग मार करके जो है आगे निकलता है, जंग मार करके। तो ये आपका क्या हो गया, आपका गया 2 कदम पीछे तो पश्च हो गया, और जब निकला जो है तो इनसे ज़्यादा आवाज़ करके निकल रहा है, आ हो गया है। अब क्या बचा, देखिए हमारे पास क्या बचा, हमारे पास अब देखो इतना हो गया, अब बचा हमारे पास क्या, ऊ बचा। देखो इसका क्या बचा हमारे पास, बड़ा ऊ बचा है। अब क्या बचा हमारे पास, ओ बचा। देखिए और क्या बचा हमारे पास, आओ बचे। हो गया सब बोल के। अब मैंने फिर बार बार मैं कह रहा हूँ कि वर्णमाला को पढ़ाने के लिए, बताने के लिए कोई भी टीचर आपको गुमराह नहीं कर सकता है। इनको आप प्रैक्टिकली तौर पर जो है आप इसका प्रयोग करके आप देख लीजिए कि कहाँ से ये लोग बोले जा रहे हैं। बिल्कुल आपको स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया होगा कि अग्रस्वर कौन है, मध्य कौन है और पश्च कौन है। तो बीच में कौन है, आ है, जो कौन सा उदासीन है, मनहूस है। लेकिन इसके ऊपर वाले कौन है, ई और ए और ए हैं, और पश्च में क्या है, आ है, ऊ है, ऊ है, ऊ और औ है। ये आपके होते हैं पश्च। ठीक, अब देखेंगे हम जो है आगे एक और चीज़ बचा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। उसको भी पढ़ेंगे हम लोग जो है। वो जो है मुख खुलने के आधार पर, यानी जब हमारा मुख का जो आकार कैसे होता है, जब हमारे मुख खुलते हैं, जब वर्ड निकलते हैं तो हमारे मुख का आकार कैसे होता है, यानी मुख के आकार पर या मुख के गोला के आकार पर या मुख के खुलने के आकार पर, यानी मुख का आकार कैसा हो जाता है जब ये वर्ड निकलते हैं। तो इसको जो है आप लोग फिर प्रैक्टिकली देखेंगे। इसको शीशे के सामने खड़ा होना और देखना कि जब हम इन स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं तो मेरे मुंह का आकार कैसा हो रहा है, पूरा गोल हो जा रहा है कि आधा गोल हो रहा है, कि गोल ही नहीं हो रहा है, कि अर्धगोल हो रहा है, यानी कुछ खुल रहा है। तो वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या, विवृत, ये पहला है। दूसरा हमारा होगा अर्ध विवृत। तीसरा हम पढ़ेंगे संवृत, और चौथा पढ़ेंगे हम लोग अर्ध संवृत। अर्ध है, संवृत, इसको देखेंगे हम लोग कौन से होते हैं विवृत, कौन से होते हैं अर्धविवृत, कौन से होते हैं संवृत, कौन से होते हैं अर्धसंवृत। हम इनको भी पढ़ेंगे। ठीक, अब देखेंगे कौन से ऐसे होते हैं विवृत, अर्धविवृत और संवृत। चलिए अब विवृत देखो, वृत्त, वृत्त माने क्या होता है, गोल होता है। बी माने बड़ा गोल, गोला तो हो लेकिन उससे बड़ा गोला किसी वर्ड को बोलने में और ना हो। सबसे बड़ा गोला कौन से स्वर को बोलने में होता है, तो सबसे बड़ा जो गोला बनता है ना, ये मैं आज बता रहा हूँ ना, तुरंत आप शीशे के सामने जाइएगा और इसको बोल करके देखिएगा कि मेरा मुंह सच में गोल हो रहा कि नहीं हो रहा है। वो होता है आपका दीर्घ आ। ये अकेला ऐसा प्राणी है जिसको बोलने के लिए सबसे बड़ा मुंह आप खोलते हैं और पूरा आकार क्या होता है, गोल, बड़ा सा गोल बनता है। आ ऐसे बोलेंगे, आपका जो मुंह होगा पूरा का पूरा गोल हो जाएगा। तो एक ही वर्ड क्या है,
अ जो है आपका क्या होता है, विवृत होता है। दूसरा हमारा क्या है, अर्धविवृत। इसमें हम देखेंगे इसी का जो छोटा भाई है वो आ है। अब इसके बाद देखेंगे इसमें होता है हमारा ए होता है, और क्या हमारा होता है, औ होता है, और एक वर्ड और होता है जिसको हम लोग कहते हैं आगत स्वर, जिसको हम कहते हैं आगत स्वर। ये हमारा होता है, इसका नाम होता है आगत स्वर, यानी विदेशी स्वर। अब विदेशी का मतलब क्या होता है, जो दूसरे देश से आया हो। आगत का मतलब जो आया हुआ हो दूसरे यहाँ से, तो दूसरे देश से आया हुआ आ है। अब परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता भाई दूसरे देश से तो आया है, लेकिन कौन से देश से आया है। तो कौन से देश से अगर पूछ लिया कि कौन से देश का ये शब्द है, आप बताएंगे ये अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है। और जो है ये अंग्रेज से आया है, यानी ये ब्रिटेन से आया हुआ है, ये अंग्रेजी वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं आ। जैसे डॉक्टर नहीं लिखते हम लोग, तो डॉक्टर के ऊपर क्या लगता है, ये। तो ये जो मात्रा होती है तो देखो इसी की मात्रा है, तो केवल मात्रा का काम इसका जो है आता है जो है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है आगत। जब इसको भी बोलते हैं हम लोग जो है, तो इसमें भी जो है अर्धविवृत होता है, बड़ा तो नहीं बनता है। अब जो बचा क्या हमारा, समृद्ध बचा है। अब समृद्ध का मतलब होता है ऐसा वर्ड जिसको हम बोलते हैं तो हमारे मुख का आकार क्या होता है, वो नहीं खुलता है। वो कौन से होते हैं, वो देखिए आपके पास होता है ई और दीर्घ ई। ये दोनों को बोलेंगे ना तो वृत्त ही नहीं बनेगा। और एक जो हमारे होते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनको भी बोलते हैं ना तो इनको भी नहीं निकलता मुँह से। हमारे मुँह से जो है कोई वृत्त ही नहीं बनता है। ऊ ई, देखो कोई वृत्त बना, कुछ नहीं बना। अब कुछ जो बचे ना, अब बच्चे जो हम कहाँ जाएंगे, वो आ जाएंगे अर्धसमृद्ध में। बच्चा क्या हमारे पास देखिए, ये बचा है और क्या बचा है, वो बचा है, खत्म। ये हमारा था विवृत, अर्धविवृत, समृद्ध और अर्धसमृद्ध। तो इसको प्रैक्टिकली आप जो है कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाए ना, आप प्रैक्टिकली इसको हल कर सकते हैं। याद करने की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम पढ़ के लिए हैं विवृत, अर्धविवृत, समृद्ध और अर्धसमृद्ध। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको जो है हम जानते होंगे कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, और मैं शायद जो है ये आशा करूँगा कि मैं शायद आप लोगों को इसको समझा पाया हूँ। तो ये होते हैं। एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं जो है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं जो है वर्तस्य व्यंजन जो है, ठीक है। जो हमारे होते हैं वर्तस्य व्यंजन जो है, परीक्षा में प्रश्न इनसे भी बना है, ठीक है। वर्तस्य व्यंजन ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं जिनको जो है वर्तस्य व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। वो आपके पास होते हैं ना, सा, रा, ला, यानी इसको कह सकते हैं हम लोग ना सरल, ठीक। इस वर्ड को जो है वर्तस्य व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। कभी परीक्षा में अगर पूछ ले जो है तो आप इसको जो है बता सकते हैं कि ये जो कौन से वर्ड होते हैं, ये होते हैं वर्तस्य व्यंजन, ठीक है। बाकी जो है आपको इसके पहले सारी चीज़ें बता दी गई है जो है वर्णमाला में जो है। आई होप कि आपको जो है ये वर्णमाला की जो टॉपिक थी जो है पूरी, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। पहले वीडियो में जो है आपने स्वर को पढ़ा है, दूसरे वीडियो में अपने व्यंजन को पढ़ा है, और तीसरे वाले वीडियो में आप देखेंगे आज जो है कि आप जो है जितने भी स्वर और व्यंजन के जो वर्ड होते हैं, कितने अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विवृत, अर्धविवृत, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब आपने पढ़ लिया जो है। तो परीक्षा में प्रश्न आप किसी भी तरीके से अगर पूछेगा आपसे जो है, तो आप जो है मुझे लगता है कि आप इसको आराम से हल कर पाएंगे, और कभी भी कोई प्रश्न आपका जो है इस पर गलत नहीं होगा जो है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे जो है वर्णमाला हमारा पूरा हो गया जो है, तो वर्ड जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे शब्द को, यानी वर्ण विचार हमारा कंप्लीट हुआ तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, शब्द विचार, यानी शब्द को पढ़ेंगे। जब देखो एक छोटी चीज़ हमने जो है एक नींव को हमने जो जान लिया जो है, नींव के बाद हमने कम से कम एक खाका ऐसा तैयार किया है कि वर्णों का एक सुव्यवस्थित समूह को जो हमने कवर किया जो है, तो टोटल 52 थी। 52 को हमने सर्च किया, कौन कहाँ से बोला जाता है, क्या क्या नाम सबका होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्णमाला में 52 जो अक्षर होते हैं, सबको हम लोगों ने बिल्कुल उनकी जो नींव को जाना, और जब हम इनको जान के जो है तो हमने वर्णमाला को समझ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे जो है शब्द को, और शब्द हम उसी को कहेंगे यानी वर्णों के सुव्यवस्थित समूह से बने एक ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ निकले,
हम उस अर्थ वाले शब्द को ही हम शब्द कहेंगे। जिस शब्द का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा ना, उसको हम शब्द की श्रेणी में रखेंगे ही नहीं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं वो जाने जाएंगे, शब्द को कितने भागों में बांटा गया है और कितने भागों में बांटा गया, फिर उनके कितने कितने भाग होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, अगले वाले सेशन में लोग पढ़ेंगे। तो आई होप कि मैं आप सभी लोगों को वर्णमाला को अच्छी ढंग से मैं पढ़ा पाया होऊंगा, आप समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा जो है तो आप कमेंट में उस चीज़ को लिखेंगे जो है, और फिर जो चीज़ समझ में नहीं आई होगी जो है उसको आप नज़रअंदाज ना करिएगा, उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से, SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए से आप मुझे जो है आप ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, इसे फिर से बता दिया जाए। तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और जो है इस लाइव सेशन के माध्यम से, या फिर जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं। हम और मेरी पूरी टीम जो है ये चाहेगी जो है कि आपकी समस्या का समाधान हो। यही हमारा मूल कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर चीज़ हम बता सकें, ताकि परीक्षा में जो है उनको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत ना हो। जैसे ही प्रश्न उनके सामने आए तुरंत उनको बात समझ में आ जाए जो है, और तुरंत वो आंसर कर ले जाएँ, तो वहाँ कोई उनको परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। उन समस्या को समाधान करने के लिए हम सब आपके सामने इस चैनल के माध्यम से हाजिर हैं, राजहिंद एजुकेशन। आप इस चैनल को जो है देखेंगे, पूरा लाइक करेंगे, वीडियो पसंद आता है जो एक दूसरे को शेयर करेंगे, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। तो आई होप कि आप सब जो है वर्णमाला को समझ पाए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो वर्ण जो शब्द हमारा है उसको देखने के लिए आप लोग बेताब रहेंगे जो है। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग शब्द के साथ। जय हिंद।